ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। Next is conditional probability. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए मैं एक वेन डायग्राम बना लेता हूँ। जिसमें पूरी यूनिवर्स को शायद इस तरह से ये ओमेगा शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक आपके पास यूनिवर्स है ए और एक आपके पास है बी। तो अब आपकी ये वाली चीज क्या है? ये वाली चीज आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी। मैं प्रोबेबिलिटी का वर्ड नहीं लिख रहा क्योंकि माउस के साथ लिखना कोई इतना भी आसान नहीं। या किसी जगह पे आपको, अगर आप एफएससी या फिर स्टैट को देखें तो वहाँ पे शायद इस तरह से भी लिखा हो ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन नॉर्मली आप रिसर्च पेपर में अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज कुछ इस तरह से लिखी आएगी, ए कॉमा बी। दिस इज कॉल्ड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि बी इवेंट अकर हो चुका है, बी इवेंट अकर हो चुका है और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट ए, तो आप इसको किस तरह से निकालेंगे? कि बी इवेंट अकर हो चुका है। पहले जब आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो आप यही निकालते थे कि ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर बी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन अगर आपसे ये कोई कहे कि बी इवेंट अकर हो चुका है और इसके अंदर ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब आपके पास टोटल यूनिवर्स रह क्या गई है, ये देखने की बात है। कि आपके पास ये बी था, ये सपोज आपके पास बी रह गया है क्योंकि आपने ये कह दिया कि बी आकर हो चुका है। ये आपके पास टोटल बी है, अब पूरी यूनिवर्स बी है, ठीक है, पूरी यूनिवर्स बी है। अब ए की कोई सेंस मौजूद नहीं है, सिर्फ इतना एरिया, वो एरिया जो कॉमन था इसके दरमियान, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला जो इसका हाफ होगा, या ये वाला एरिया होगा, सिर्फ यही इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। आपने सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप क्या करते हैं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल के इसकी जो ओल्ड प्रोबेबिलिटी है ना, ये वाली, इसकी 1/2 है बी, ठीक है। सपोज इसकी भी 1/2 है, ये इसको अंदर लिखिए। सपोज ये 1/4, ये आपकी पूरी यूनिवर्स थी पहले। अब आपकी ये यूनिवर्स नहीं रही, बल्कि आपकी यूनिवर्स ये रह गई, ठीक है। अब जो प्रोबेबिलिटी है उसका एक एक्सियम ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 1। लेकिन अगर आपको किसी ने ये कह दिया कि बी अपर हो चुका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए,
तो अब आपने बी में से निकाली है कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 हुई ना, ये बी की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है टोटल। अब आपको चाहिए कि आप ये कहें कि ये 1 है। अगर आप इसको ज्यूम करेंगे कि टोटल, क्योंकि ए अब डज नॉट मैटर, ए जो टोटल उसका एरिया है वो मैटर ही नहीं करता, सिर्फ बी मैटर करता है, पूरी यूनिवर्स इज इक्वल टू 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो टोटल इसका जो समेशन है ये बी का जो है वो 1 होना चाहिए, और फिर आप उसमें से ए निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूँ कि व्हाट इज द न्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब पुरानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी? 1/2। तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल म्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी over probability of new universe। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहले कितनी थी? 1/2। अब जो टोटल न्यू यूनिवर्स है उसकी प्रोबेबिलिटी इसमें कितनी है? 1 हमने assume किया। नहीं, हमने 1 अज्यूम नहीं किया अभी। इसकी जो पुरानी प्रोबेबिलिटी बी की है वो 1/2 है। जो नई यूनिवर्स बनने जा रही है उसकी प्रोबेबिलिटी इसके अंदर कितनी है? वो भी 1/2 है, बी ही है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1। ये एक तरीका है जिससे निकलते हैं। अब यहां से हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी अब ए किस तरह से निकलेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो किस तरह से होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो करंट है, यानी कि जो इस वक्त है, करंट ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू यूनिवर्स। ठीक है, न्यू यूनिवर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी करंट यहाँ पे? 1/4। 1/2। 1/4 ये 1/4 1/4 over 1/2, that is equal to 1/2। सर ये 1/4 तो ए और बी दोनों की इकट्ठी नहीं है? हाँ हाँ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि बी के अंदर है, जो बी के अंदर है ये है 1/4। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू यूनिवर्स ये 1/2, ये वाली जो न्यू यूनिवर्स है तो ये 1/2। तो नई के अंदर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगी जब, तो ये वाला पोर्शन जो है ये 1/2 है। ठीक है, ठीक है। यूनिवर्स इज ऑलवेज ड्रॉप, यूनिवर्स डेफिनेशन हैज बीन चेंज्ड। कि पुरानी यूनिवर्स को आपने ड्रॉप कर दिया और उसकी एक नई डेफिनेशन दी। यानी कि ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, सॉरी ये वाली चीज, इसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग फैक्टर। कि आपने यूनिवर्स को नॉर्मलाइज करके नई यूनिवर्स बनानी है, ये आपका नॉर्मलाइजिंग फैक्टर होता है। कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाली ए कॉमा बी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी थी ना, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही थी। अब यही बनता है ना, यही बनता है कि ये एक्चुअली में जॉइंट प्रोबेबिलिटी थी और ये नहीं है। और इसको हम बोलते हैं कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी।
कि बी यूनिवर्स एग्जिस्ट हो चुकी है, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इन एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है, आपने वैसे तो पहले पढ़ लिया होगा, पढ़ा ही होगा किसी दौर में। तो कॉन्सेप्ट टोटल ये है कि आप पुरानी यूनिवर्स को ड्रॉप करके नई यूनिवर्स बनाते हैं और उस फैक्टर को नॉर्मलाइज करके दोबारा से उसको वन करते हैं, और फिर उसमें से आप नई यूनिवर्स के हिसाब से फिर उसको देखते हैं कि अच्छा इसकी अब प्रोबेबिलिटी क्या है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, मतलब कि नई यूनिवर्स के हिसाब से प्रोबेबिलिटीज फिर चेंज होती रहेंगी। जी बिल्कुल। देखें, जब किसी ने ये कह दिया कि बी इवेंट हैपन हो गया है, जी, ये एग्जिस्ट हो चुका है, तो नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब आप सिर्फ बी इवेंट के अंदर ही ए को देखेंगे, इससे पहले आपको उसके एक्सियम को सेटिस्फाई करना होगा प्रोबेबिलिटी के। आप बी को अब टोटल यूनिवर्स कहेंगे क्योंकि अब उसमें और कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आप उसको ठीक है वन के सर। बराबर लाएंगे, तो वन के बराबर लाने के लिए आप उसको नॉर्मलाइज करेंगे कि आप इस तरीके से ये जो नीचे लिखा हुआ है ये नॉर्मलाइज फैक्टर से उसको वन करेंगे, या वैसे ही लोग उसको कह देते हैं अच्छा अब ये वन है, ये वन एक्चुअली में इस तरह से हो रहा होता है, और फिर ठीक है उसमें सर। से वो निकालेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैं सिर्फ उतनी में से गुजरूंगा जहां जहां से मशीन लर्निंग के अंदर उसकी जरूरत है, बाकी प्रोबेबिलिटी तो चाहे पूरा साल पढ़ते रहेंगे। ओके जी, नेक्स्ट वन आगे आप आ जाते हैं। इसको मैं पता नहीं कर, कंटिन्यूस वेरिएबल्स या डिस्ट्रीब्यूशन आप कह रहे हैं उसको। और थक तो नहीं गए आप? इसको पूछ रहे हैं सर आपको ही पूछ रहे हैं। कितने बजे शुरू हुआ है? तो टाइम पड़ा है वैसे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नॉर्मली अगर 1 से 6 इवेंट हैं तो आप उसको कह देते हैं ये 1 है, ये 2 है, एंड सो ऑन, ये कोई 6 है। इस तरह से प्रोबेबिलिटी का आप बार बनाते रहेंगे। x इज इक्वल टू 1 2 अब एक आपने अभी तक देखा कि रैंडम वेरिएबल्स नॉर्मली डिस्क्रीट होता है कि 1 2 3 4 आप इस तरह से चार्ट बना लें। ये जो मैंने सामने बनाया ये रैंडम वेरिएबल का चार्ट कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 आने की क्या है, 4 आने की क्या है। जितने भी इवेंट होंगे किसी भी सिनेरियो के अंदर से वो आप उसका एक चार्ट बना लें। ये डिस्क्रीट है सारे के सारे 1 2 3 4 5। लेकिन अगर वैल्यू डिस्क्रीट ना हो तो फिर ये चार्ट किस तरह का होगा? ये चार्ट कुछ इस तरह का होगा। फिर ये चार्ट कंटिन्यूस वेरिएबल्स का बनेगा और ये कुछ में भी इस तरह का होगा। कंटिन्यूस कुछ भी हो सकता है। कंटिन्यूस जिस तरह आप वेदर प्रेडिक्शन आप कहते हैं तो उसके अंदर टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है जिसकी वैल्यू नॉर्मली ये कहा जाता है कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर चीज़ की ऑब्वियसली एक रेंज होती है जहाँ पे आप प्रेडिक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि लाहौर के अंदर नॉर्मली जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से लेकर 48 डिग्री तक है। अब मैं उससे आपसे ये पूछता हूँ कि एक नंबर है
और वो नंबर है 30.5173089154 पता नहीं कितना। ये टेम्परेचर होने के कितने चांस हैं? कितने चांस हैं जी बताएं आप? एग्जैक्ट ये होने के कितने चांस? यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट। जी कितने चांस हैं? तो ये तो बड़ा मुश्किल है बताना। जी नामुमकिन स्टैट्स की बेस पे शायद बता सकते, शायद ना बता सकते, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल्स के इशारिये के बाद ये कहीं पर रुकते नहीं। तो अगर आप इसकी कोई भी कर लें कि आपके पास ये नंबर है, तो नंबर ओवर जो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ओवर इन्फिनिटी कुछ भी कर लें आप, तो वो इज इक्वल टू जीरो ही होगी। इस सर्टेन पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी जीरो है। किसी भी पॉइंट के अंदर जब कंटिन्यूस वेरिएबल आएगा तो किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर आप प्रोबेबिलिटी ट्राई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर, कुछ ही को, क्योंकि 1/6 करते थे ना पहले, तो कि अगर डाइस है तो उसके 6 फेसेस हैं तो 1/6 कर देते थे। अब एक नंबर है उसको इनफाइनिटी के ऊपर, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होते हैं किसी भी के अंदर, इस रेंज के अंदर, तो ये हमेशा आपको जीरो प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो है आप जो है वो इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको कहते हैं इंटरवल फंक्शन। क्या आप, मैं ये कह दूं कि 35 और 37 के दरमियान या 35 और 32 के दरमियान व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर, ये आप बना सकते हैं, ये आप बता सकते हैं कि अच्छा अब इस एरिया की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर इंटरवल हो जिसका एंड और लास्ट हो तो फिर आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। इस प्रोबेबिलिटी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आप एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर नहीं निकाल सकते, लेकिन एक रेंज के ऊपर निकाल सकते हैं। डेंसिटी नॉर्मली इज इक्वल टू होती है मास ओवर वॉल्यूम। और इसको जो है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये इंटीग्रेशन का साइन होता था, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स, ये टोटल जो है फंक्शन इज इक्वल टू 1। ये आपका डेंसिटी फंक्शन है। बहुत सारी जगहों पे कि इस घर की ये प्राइस आने के कितने चांस हैं, तो आप कैलकुलेट ना कर सकें, किसी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट ना कर सकें, तो फिर आप बताते हैं कि अच्छा 35 लाख से 36 लाख के दरमियान प्राइस होने के ये चांसेस हैं। ओके, तो ये सर मतलब कि वही बात होगी ना कि हम एक्यूरेट मुकम्मल तौर पे नहीं बता सकते किसी भी चीज का। हाँ, किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर नहीं बता सकते, लेकिन आप एक सर्टेन इंटरवल के ऊपर, मतलब आप रेंज दे सकते हैं, मतलब इसके दरमियान हो सकता है, ये इसके दरमियान हो सकता है। कुछ जहां भी आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल्स आएगा तो वहां पे इस तरह की टर्मिनोलॉजी फिर आपको लिखी हुई नजर आएगी। ओके, अब आ जाते हैं उसके बाद। सर बस मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई। चलिए यहीं पे बंद कर देते हैं, फिर इससे नेक्स्ट शुरू कर लेंगे, लेकिन ये आप अपने रिकॉर्ड सर कैसे ये बना लेंगे, काइंडली क्योंकि इसी से ही कंटिन्यू होना है आगे उसने। सर ये बस अपलोड भी कर दीजिएगा। यस सर, ये प्लीज अपलोड कर दीजिएगा, और पिछले वाले भी। ये वाला भी
अगर रिकॉर्ड हुआ तो यस सर हुआ। चलें चलें ओके अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज सर। सर। कैंडिडेट आप टोटल 10 हैं, तो आप आ जाया करें, ये आपके बड़े फायदे की बात है। वैसे आप सर अगली क्लास कब है? राबेल को बताओ क्या आपका मॉनिटर है। ट्यूसडे 5 बजे। ये ट्यूसडे वाले दिन है 5 बजे राबेल। बाकी इसको आप थोड़ा सा मशीन लर्निंग को गौर से पढ़ें, क्योंकि अब आपको पेपर पढ़ने हैं और आप अपने टर्म पेपर के बारे में सीरियसली सोचें कि आपकी डायरेक्शन क्या होनी है फाइनली या थीसिस के लिए। ठीक। तो और होपफुली ये मशीन लर्निंग आपको जरूर काम आएगी। चलिए ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।